Good morning, students. Students, today we will start the new topic, chapter 13. And student, its earlier name was Mahatma Gandhi and the Nationalist Movement. आपकी बुक में यही नेम गिवन है, बट एज वी नो दैट द सिलेबस हैज़ बीन चेंज नाउ एंड जितने भी आपके हिस्ट्री के चैप्टर हैं उनके न्यू नेम्स दिए गए हैं. सो बच्चे, एज पर 2020 सिलेबस द न्यू नेम इज़ महात्मा गांधी थ्रू द आइज ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ड, बट जो कंटेंट है, अंदर का जो मैटर है, वो बिल्कुल सेम है, कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ. सो स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट महात्मा गांधी. हमने बहुत पढ़ा है क्लास 10th में महात्मा गांधी के बारे में. अब कुछ और पढ़ते हैं महात्मा गांधी के बारे में. इसका मतलब बच्चे, हमें ये तो पता है दैट महात्मा गांधी वॉज द मेन लीडर who contributed a lot in the freedom of India, especially from 1915 to 1948, which is also known as Gandhian era. So बच्चे, इस चैप्टर में भी हमने महात्मा गांधी और उनके नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, बट थोड़ा सा न्यू आपको पता लगेगा. कुछ चीज़ें जो हम शायद क्लास 10th में कवर अप नहीं कर पाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म. बच्चे, आपको पता है कि जो इंडिया था वो ब्रिटिशर्स के अंडर था. मतलब जो ब्रिटिशर्स आए थे एज अ ईस्ट इंडिया कंपनी आए. और बच्चे, जब उन्होंने डिसइंटीग्रेशन देखा, जब उन्होंने देखा कि जो प्रिंसली स्टेट हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं, सो दे फाइनली टुक द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन. एंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब वो क्या हो गई, कॉलोनी बन गई इंडिया में. मतलब कॉलोनियलिज्म आ गया इंडिया में. और बच्चे, ब्रिटिशर्स ने यहाँ रूल करना स्टार्ट किया. अब बच्चे, नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म अ फीलिंग, अ लव और रिस्पेक्ट फॉर अ कंट्री, जहाँ कंट्री के हर सिटीज़न को अब ये समझ में आने लगा कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे, अब हम इंडिया के लिए लड़ेंगे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. मतलब जितने भी इंडियंस हैं, चाहे वो अपर कास्ट का है, चाहे वो लोअर कास्ट का है, मिडिल कास्ट का है, वो उन सबको पीछे छोड़कर अब इंडियंस के बीच में एक यूनिटी आने लगी. उन्होंने नेशन की रिस्पेक्ट को सबसे मेन प्रायोरिटी दी. इसे हम बोलते हैं बच्चे नेशनलिज्म. और बच्चे, हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं. जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं ना, तो कुछ लीडर्स का क्विक माइंड में नेम आता है, जैसे गांधी जी का आता है. सिमिलरली बच्चे, गैरिबल्डी हैं, इटली के बहुत अच्छे नेशनल लीडर थे वो. जॉर्ज वॉशिंगटन हो गए यूएसए से. हो ची मिन हो गई वियतनाम से, जिन्होंने फ्री वियतनाम मूवमेंट भी स्टार्ट किया था. एंड बच्चे, महात्मा गांधी, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन नेशन. ये कुछ लीडर्स हैं. जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं तो एकदम से माइंड में आता है, जैसे बच्चे सुन येत सेन चाइना से हैं, उनका भी बहुत नेम आता है. कि चाइना को रिपब्लिक बनाने में उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. अब बच्चे, हम बात करते हैं गांधीयन एरा के बारे में. इसका मतलब 1915 से लेके 1948 तक गांधी जी ने क्या क्या किया. अगर बच्चे आप एक मूवी देखोगे ना, गांधी जी के ऊपर बहुत अच्छी मूवी बनी हुई है, आप उसमें शायद एक्चुअल मायनों में समझ पाओगे कि गांधी जी ने कितना स्ट्रगल किया है फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री. सो बच्चे, फर्स्ट टॉपिक है आपकी बुक में, अ लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ. इट मीन्स, पहले गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं कि गांधी जी कौन थे. उनका फुल नेम जैसे हमें पता है, मोहनदास करमचंद गांधी. और बच्चे, गांधी जी एक बनिया फैमिली से थे. पहले वो लॉयर की प्रैक्टिस कर रहे थे. मतलब उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो इंडियन पॉलिटिक्स में जाकर इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देंगे. लेकिन बच्चे, एक कहते हैं ना, टर्निंग पॉइंट आता है हर एक के लाइफ में, जहाँ उन्होंने सोचा कि हाँ भाई, अब मुझे कुछ करना है. वो था साउथ अफ्रीका. जब गांधी जी गए थे 1893 में, गांधी जी साउथ अफ्रीका गए लॉयर बनने के लिए. और बच्चे, वहाँ उन्होंने, हम ज़्यादा तो नहीं पढ़ेंगे साउथ अफ्रीका में, आपको पता है वहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी, अपार्टेड सिस्टम था, ब्लैक एंड वाइट्स को लेकर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता था. तो बच्चे, गांधी जी ने अगर अपना फर्स्ट मूवमेंट ना इंडिया में नहीं चलाया, अपना फर्स्ट मूवमेंट गांधी जी ने चलाया था, अपना फर्स्ट कैंपेन साउथ अफ्रीका में. उन्होंने वहाँ पर अपनी एक पार्टी बनाई थी नटल कांग्रेस के नेम से. बहुत कम बच्चों को पता है. आईएनसी के बारे में तो हमने पढ़ा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस. लेकिन जो गांधी जी ने अपनी पार्टी बनाई थी वो नटल के नेम से बनाई थी, नटल कांग्रेस के नेम से, साउथ अफ्रीका में. और फिर बच्चे, 20 साल के बाद 1915 में वो फाइनली इंडिया में आए. और इस टाइम पीरियड को फ्रॉम 1893
टू जनवरी 1950, 1893 से लेकर जनवरी 1915 तक, ये जो गांधी जी है, यहाँ पे गांधी जी को मजबूर कर दिया गया सोचने के लिए कि हाँ वो भी कुछ कर सकते हैं फॉर द फ्रीडम, क्योंकि बच्चे उन्होंने एक पूरा मूवमेंट चलाया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, एंड बच्चे ही फेस्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। देन बच्चे यहाँ पे आपकी बुक में एक नेम गिवन है, चंद्रन। उन्होंने गांधी जी को क्या कहा है, द मेकिंग ऑफ महात्मा फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अब गांधी जी को महात्मा क्यों बोला गया? महात्मा का मतलब होता है, अगर हम संधि विच्छेद में देखें, महान आत्मा, जो बहुत जिसकी आत्मा बहुत शुद्ध है। तो बच्चे उन्होंने, क्योंकि साउथ अफ्रीका के इंसिडेंट से, या ये कह लो पूरे मूवमेंट से वो बहुत इंस्पायर्ड हुए, इस वजह से उन्होंने उन्हें क्या कहा, महात्मा का। एंड बच्चे अगर मैं महात्मा गांधी की स्ट्रेटजीज की बात करूं, ही वॉज टोटली अ बिलीवर ऑफ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब होता है बच्चे किसी से भी फिजिकल हाथापाई नहीं करना, और गांधी जी बहुत काम नेचर के थे, बहुत शांत नेचर के थे। मतलब उनकी स्ट्रेटजी थी कि मुझे किसी से लड़ना नहीं है, अगर मुझे कोई अपनी बात मनवानी है या कोई अपनी बात रखनी है तो हम शांति से रख सकते हैं। इन क्लास 10th बच्चे ऑलमोस्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया चल रहा है, जहाँ पे गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था। और आपको पता है सत्या के लिए आग्रह करना मतलब सत्याग्रह मूवमेंट चलाना। अगर आप सच्चे हो, अगर आप किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हो, तो सो देयर इज़ अ नो नीड ऑफ वायलेंस इन दिस, वायलेंस की ज़रूरत नहीं है। और बच्चे इसके बाद गांधी जी ने एक चीज़ और उठाई थी, यहाँ पे अलर्ट किया था अपर कास्ट इंडियंस को एंड वुमेन को फॉर द लोअर कास्ट पीपल। उस टाइम पे ना बच्चे गांधी जी जो अलीट्स थे, अलीट्स मतलब जो धनी वर्ग था इंडिया का, जो बहुत रिच थे, लॉयर्स थे, बिजनेसमैन थे, वो इंडियंस के साथ ना, मतलब छोटे इंडियंस है, मतलब लोअर कास्ट के इंडियन, उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे। और गांधी जी ने टाइम टू टाइम उनको एक अलार्म दिया, एक अलर्ट दिया कि इंडियंस ही इंडियंस को के अगेंस्ट है। अपर कास्ट इंडियंस को, अपर कास्ट पढ़ी लिखी वुमेन को कहा कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो तुम्हारे भाई ही हैं, बिकॉज गांधी जी भाईचारे में बहुत बिलीव करते थे। तो गांधी जी ने कहा कि आप इनकी रिस्पेक्ट करो सबसे पहले, अगर आप इनकी रिस्पेक्ट करोगे तो ही ब्रिटिशर्स आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आपको अगर लग रहा है कि ब्रिटिशर्स आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, नहीं, ब्रिटिशर्स आपके भी सगे नहीं होंगे। और अगर आप इनकी रिस्पेक्ट करोगे ना, तो शायद जो ब्रिटिशर्स हैं वो भी इनकी वैल्यू समझेंगे। देन बच्चे मैंने आपको पहले ही बताया कि 1893 में गांधी जी अफ्रीका गए, और फिर उसके बाद जब गांधी जी आए तो उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट यहाँ पे भी चलाए। अब बच्चे सिचुएशन क्या चेंज हुई, जब गांधी जी गए थे ना साउथ अफ्रीका, तो शायद इंडियन पॉलिटिक्स कुछ और थी, लेकिन जब 20 साल के बाद जब आए इंडिया में, तो इंडियन पॉलिटिक्स चेंज थी। जाने से पहले बच्चे कांग्रेस की इतनी वैल्यू नहीं थी। 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस एस्टैब्लिश की थी। कांग्रेस पार्टी फर्स्ट पार्टी है इंडिया की, सबसे पुरानी पार्टी पूरे वर्ल्ड की, आपने पॉलिटिक्स में पढ़ा होगा। तो बच्चे 1885 में जब ए.ओ. ह्यूम ने एस्टैब्लिश की, उस टाइम पे आईएनसी इमर्ज हो रही थी, मतलब नया नया फेस था। और 1893 में गांधी जी तो चले गए यहाँ से। और बच्चे जब गांधी जी आए 1915 में, तो गांधी जी ने एक पॉइंट नोट किया कि जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, अब वो हर जगह स्टेट में अपना जो अच्छा कवरेज बना चुकी है। कवरेज मतलब लोगों के माइंड में क्या हो चुकी है, वो सेट हो चुकी है ये पार्टी। तो ये चेंज आया था मेन इंडियन पॉलिटिक्स में गांधी जी के जाने से पहले और जाने के बाद। देन बच्चे 1905 में स्वदेशी मूवमेंट चला। और बच्चे स्वदेशी मूवमेंट क्या है, अपने देश को सपोर्ट करना, अपना स्वराज लेना, अपने देश की चीज़ों को यूज़ करना, दैट इज़ अ स्वदेशी मूवमेंट। सब मतलब अपना देश। और बच्चे इस टाइम पे फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, जो मिडिल क्लान है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था स्वदेशी मूवमेंट को। इससे पहले क्या लगता था, जो मिडिल क्लास है या जो पीजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको लगता था कि जो आईएनसी है ना, वो ब्राह्मण्स की पार्टी है। ब्राह्मण्स की पार्टी है मतलब वो रिच लोगों की पार्टी है, वो है एलिट्स की, या जो डेलीगेट्स हैं, जो कांग्रेस के डेलीगेट्स होते थे, जो बहुत हाईफाई इंग्लिश बोलते थे, उनको लगता था ये पार्टी कांग्रेस तो वाले सिर्फ रिच को या डेलीगेट्स को सपोर्ट करते हैं। लेकिन बच्चे फर्स्ट टाइम अब कांग्रेस ने क्या किया, उनको भी बिलीव में लिया, मतलब उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया, और उनका सपोर्ट भी जो है स्वदेशी मूवमेंट में देखा गया। अर्लियर आईएनसी was supported only by the elites and delegates, but for the first time in the Indian history, finally the middle class people also supported the Indian National Congress for the Swadeshi movement.
इसके बाद बच्चे, अब क्योंकि आईएनसी की बात हो रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उस टाइम पे पार्टी, और बच्चे लीडर्स कौन कौन थे मेनली आईएनसी को जो सपोर्ट कर रहे थे? एक थे महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक, देन बंगाल से बिपिन चंद्र पाल, देन पंजाब से लाला लाजपत राय। और आपको पता है बच्चे, ये हमारे रेडिकल लीडर्स थे और फेमस है, इसको बोलते हैं लाल बाल पाल। मैंने यहाँ लाल पाल बाल लिखा है, लेकिन लाल बाल पाल के नेम से बहुत फेमस थे ये कांग्रेस लीडर। अब बच्चे आप पूछेंगे व्हाट हु आर रेडिकल्स एंड हु आर मॉडरेट्स। क्लास 8th से हमने टॉपिक पढ़ा था बच्चे। जो रेडिकल्स और जो मॉडरेट्स होते हैं ना, उनकी आइडियोलॉजी में चेंज होता है। रेडिकल्स क्या होते हैं? गरम दल के लोग, मतलब जो लड़ाई में, झगड़े में, वायलेंस में बहुत बिलीव करते हैं। उनको लगता है ब्रिटिशर्स बहरे हैं, वो नहीं सुनेंगे, वो तब तक नहीं सुनेंगे जब तक हम उनको सुनाएंगे नहीं वायलेंस करके। तो रेडिकल्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स पे बहुत ज़्यादा फेथ बिल्कुल नहीं करते थे और वो गरम दल के थे, मतलब वो वायलेंस पे बिलीव करते थे कि मारो इनको, जैसे मर्जी करो, बट हमें फ्रीडम चाहिए। लेकिन जो इसके अपोजिट थे बच्चे, जो मॉडरेट थे, वो क्या करते थे? चेंजेस तो वो भी लाना चाहते थे, मतलब कॉलोनिज्म से तो वो भी बाहर आना चाहते थे, ब्रिटिशर्स को तो वो इंडिया से भगाना चाहते थे। लेकिन उनका ये मानना था कि वायलेंस के थ्रू नहीं, नॉट थ्रू रेडिकल मेजर, हम शांति से थोड़ा सा ब्रिटिशर्स को समझाएंगे कि हाँ भाई हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हमें इलेक्शंस लड़ने हैं, हमें यहाँ पावर चाहिए, हमें कोर्ट में जज बनना है, तो उससे ब्रिटिशर्स हमारी बात मान जाएंगे। तो ये डिफरेंस थी दोनों की सोच में, रेडिकल्स की सोच में और मॉडरेट्स की सोच में। और बच्चे यहाँ 1 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कवर अप होता है कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिन्हें हम पॉलिटिकल लीडर भी बोल सकते हैं या पॉलिटिकल मेंटर बोल सकते हैं गांधी जी के, गांधी जी ने उनको बहुत गाइड किया उनके करियर में। तो गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, गांधी जी हो गए, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब क्या थे? मॉडरेट्स थे। और मोहम्मद अली जिन्ना बच्चे आपने पॉलिटिक्स में पढ़ा होगा, 2 नेशन थ्योरी दी थी, मतलब इंडिया और पाकिस्तान का जो डिवाइडेशन था इन्होंने ही करवाया था। ये भी एक लॉयर थे लंदन से, और आगे जाकर उन्होंने सिचुएशन का ऐसे फ़ायदा उठाया और इंडिया और पाकिस्तान को अलग कर दिया बाय गिविंग द 2 नेशन थ्योरी। तो बच्चे मॉडरेट्स जो थे वो ब्रिटिशर्स पे थोड़ा बहुत बिलीव करते थे और वो कहते थे कि वायलेंस नहीं अडॉप्ट करनी है, हम ब्रिटिशर से बातचीत करके भी इस मैटर को, मतलब इंडिया की इंडिपेंडेंस को अचीव कर सकते हैं। लेकिन जो रेडिकल्स थे वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे ब्रिटिशर्स पे। इसके बाद आया बच्चे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का केस। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का क्या केस था? उस टाइम पे बच्चे इंडिया में बहुत सारी ऐसे तो यूनिवर्सिटीज़ थी, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ नहीं आई, लेकिन जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपकी बुक्स में स्पेशली क्यों मेंशन की गई है? क्योंकि बच्चे ये जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी ना, इसमें ब्रिटिशर्स का कोई पैसा नहीं लगा था। एक नेशनल लेवल पे यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की गई, इंडियंस के इनिशिएटिव से, इंडिया का पैसा लगा, मतलब वैसे तो था तो इंडिया का ही सारा पैसा ऑफ कोर्स, लेकिन जो इसकी फंडिंग हुई थी वो ब्रिटिशर से हमने पास नहीं करवाई थी, वो लोगों ने, आम जनता ने अपना पैसा दिया था निकाल के इस यूनिवर्सिटी की एस्टैब्लिशमेंट के लिए। और जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है फर्स्ट पब्लिक मीटअप इन फेब 1916, बच्चे इस यूनिवर्सिटी में ना महात्मा गांधी ने अपने करियर में शायद फर्स्ट टाइम अपनी एक स्पीच दी थी। जैसे हम देखते हैं ना मूवीज़ में कि ये एक्टर इस मूवी के थ्रू लॉन्च हो रहा है, इसकी फर्स्ट मूवी है भाई ये, तो सिमिलरली ये कह लो गांधी जी का फर्स्ट ऑडिशन कह लो या फर्स्ट करियर फर्स्ट स्टेप कह लो, वो यहाँ से आया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। जो उनके पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने गांधी जी को ऑर्डर दिया था कि जाओ इंडिया को देखो, इंडिया को देखो मतलब इंडिया में घूमो, इंडिया को ऑब्जर्व करो। और गांधी जी ट्रेन के सफ़र से निकल पड़े थे उस टाइम पे इंडिया को ऑब्जर्व करने, ट्रेन टू ट्रेन, मतलब स्टेट टू स्टेट वो गए और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि फार्मर्स की एक्चुअल सिचुएशन क्या है, विमेन एक्चुअल किसके, मतलब क्या फेस कर रही हैं उस टाइम पे। तो गांधी जी ने गोखले जी की मानकर वो स्टार्ट किया और फाइनली डिसाइड किया कि अब मैं अपने करियर का फर्स्ट स्टेप लूँगा। और बच्चे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इन फरवरी 1916 गांधी जी ने अपना फर्स्ट मीटअप दिया, फर्स्ट स्पीच दिया और बहुत से नॉन लीडर उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए थे। एनी बेसेंट, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाते हैं आपकी, एनी बेसेंट ऑल्सो प्रेजेंट थी वहाँ पे, जो कांग्रेस की बहुत नॉन लीडर थी। और बच्चे क्या स्पीच दी? अब जो आपका फ्रेज गिवन है बुक में, क्योंकि बहुत सारे फ्रेजेस आपके पिछले चैप्टर में भी गिवन थे, अब यहाँ क्या फ्रेज गिवन है? दैट a lead charge for not caring poor, certainly a most gorgeous show। इसका मीनिंग क्या है?
बच्चे जो एलिट्स हैं, जो धनी वर्ग के लोग हैं, जो लॉयर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो अमीर हैं, वो इंडियंस के जो पुअर इंडियंस हैं उनकी बिल्कुल केयर नहीं करते हैं। मतलब गांधी जी ने यहाँ पे एलिट्स को टारगेट किया कहीं ना कहीं, कि उनको समझना चाहिए एलिट्स लोगों को, जो बड़े धनी वर्ग के लोग हैं। इंडियंस इंडियंस की बात हो रही है, ब्रिटिशर्स की बात नहीं हो रही। इंडियंस ही इंडियन के अगेंस्ट क्यों जा रहा है, एक रिच इंडियन पुअर इंडियन की वैल्यू क्यों नहीं डाल रहा इन्होंने। अब मैंने बच्चे आपको पहले भी बताया था ना कि यहाँ पे भी गांधी जी ने अलर्ट किया था। इसके बाद फिर जब गांधी जी को चांस मिला यूनिवर्सिटी के थ्रू, स्पीच के थ्रू, तो उन्होंने फिर से यही एक फ्रेज कहा, द एलीट चार्ज फॉर नॉट केयरिंग पुअर सर्टेनली अ मोस्ट गॉर्जियस शो। गॉर्जियस शो इसलिए बोला गया है कि सारे के सारे जो अमीर इंडियंस हैं वो एक जैसा बिहेवियर कर रहे हैं, सारे इकट्ठे हो गए हैं गरीबों को तंग करने के लिए, गरीबों को परेशान करने के लिए, पीजेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, या अपने से नीचे के लोगों को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए। आर साल्वेशन इज ओनली गोइंग टू कम फ्रॉम द फार्मर्स। और गांधी जी ने एक और बात कही कि हमारा जो उद्धार है, हमारी जो तरक्की, हमारी जो मुक्ति है, वो सिर्फ फार्मर्स के थ्रू ही पॉसिबल है। कोई डॉक्टर, कोई लॉयर या कोई अदर प्रोफेशन जो है इतना कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा देश के लिए जितना हमारा फार्मर क्लास जो है कर रहा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ब्रिटिशर्स हैं एक्सप्लॉइट किसको कर रहे हैं, फार्मर्स को, बाय चार्जिंग रेवेन्यू फ्रॉम देम। सो वी ऑल शुड रिस्पेक्ट द पीजेंट क्लास। हमें क्या करना चाहिए, पीजेंट क्लास की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड ही ट्राई टू एस्टैब्लिश द यूनिटी अमंग ऑल। और बच्चे फिर गांधी जी ने इस स्पीच के थ्रू क्या किया, एक यूनिटी बनाने की कोशिश की बाय टारगेटिंग द एलीट क्लास। इसके बाद बच्चे सेलिब्रेशन, इसको सेलिब्रेशन का डे क्यों बोला गया, इस वजह से मैंने आपको पहले ही बताया कि एक यूनिवर्सिटी जो है नेशनल लेवल पे सेटअप की गई बाय इंडियन इनिशिएटिव, दैट इज़ वाई ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और बच्चे गांधी जी फाइनली मेड हिज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द इंडिपेंडेंस थ्रू हिज स्पीच परसेप्ट टू प्रैक्टिस। परसेप्ट टू प्रैक्टिस मतलब बच्चे अभी तक गांधी जी सर सोच रहे थे कि मैं कुछ करूँगा, मैं कुछ करूँगा, मैं कुछ करूँगा। नो डाउट बच्चे साउथ अफ्रीका में करके आ चुके थे, लेकिन इंडिया में जो उनका परसेप्शन बन रहा था इंडियंस को लेकर कि हाँ भाई फार्मर्स की एक्सप्लॉयटेशन कम होनी चाहिए, वुमेन को फ्रीडम मिलनी चाहिए। अब फाइनली इस स्पीच के थ्रू उन्होंने अपना फर्स्ट स्टेप उठा लिया और प्रैक्टिस करने लगे। मतलब अब सिर्फ कहने कहने की बात नहीं हो गई थी, अब उन्होंने करके एक्चुअल दिखाया। और बच्चे इसके बाद फिर लखनऊ में कांग्रेस सेशन हो रहे थे। मेनली बच्चे उस टाइम पे कांग्रेस सेशन एनुअल होते थे, दिसंबर में या सितंबर में होते थे। आपने 4 कांग्रेस सेशन पढ़े, अभी भी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में बाद में। तो उस टाइम ना एक पीजेंट आया बिहार से, चंपारण से, और उसने अपनी प्रॉब्लम महात्मा गांधी के सामने रखी कि हमें कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इंडिको, जो कि कैश क्रॉप है। ब्रिटिशर्स हमें मजबूर करते हैं कि इंडिको नील एक डाई वो ग्रो करके दो, जिससे हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो तो कम हो ही रही है, और फिर हमसे ज़बरदस्ती निज या रेत मतलब जो मेथड उनके थ्रू इंडिको कल्टीवेट करने के लिए हम पे प्रेशर कर रहे हैं। और हमारे जो पीजेंट है, मतलब हम पूरी क्लास बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है इस वजह से। तो बच्चे गांधी जी ने फिर उनकी हेल्प की और बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए। स्पेशली गांधी जी ने 1917, 1918, 1919 बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए हैं। बच्चे ये जो मूवमेंट्स हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ। अभी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है इस वजह से। ये टॉपिक 2 है, द मेकिंग एंड द अनमेकिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टूडेंट, अभी तक अगर आपको बच्चे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।